गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास बेटा हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं विद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा ग्राफिकल कन्वर्जन वगैरह देख लिया था, किस तरीके से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो सेकेंड लॉ में क्या करना है हमें। अगर फर्स्ट लॉ की बात करो बेटा तो फर्स्ट लॉ के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट लॉ यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फ्लोट में हमने 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट करना सीखे थे। एक क्या था, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा हमने डेल्टा एस देखा था, चेंज इन एंथैल्पी। देन हमने हीट देखा था बेटा, क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट करना सीखा था। ये 4 पैरामीटर्स हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हमें एक तो डेल्टा जी निकालना सीखना है बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या होता है, और दूसरा चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होता है। ये दो चीजें निकालना हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सीखते हैं। तो ये 4 पैरामीटर से ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं, है ना, कंफर्टेबल है, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको इन दो नए पैरामीटर्स को आपको सीखना है। तो सबसे पहले बात यह है बेटा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, आखिर फर्स्ट लॉ के अंदर क्या कमियां थी जिनकी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमको जरूरत पड़ी। तो हम लोग पहले यही पहला हेडिंग हम लोग यही डालते हैं, नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के आखिर सेकेंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी, या इसको आप चाहो तो बोल सकते हो बेटा लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। इसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो बेटा, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या लिमिटेशंस थे जिनकी वजह से मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले कमी देखो क्या है इसमें बेटा, सबसे पहली जो कमी थी इसके अंदर सेकंड लॉ के अंदर, देखो फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है बेटा, फर्स्ट लॉ केवल आपको ये बताया है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस तरीके से कन्वर्ट होती है उसके बारे में आइडिया देता था हमें। लेकिन वो ये नहीं बताता था बेटा कि वो ट्रांसफर किस तरीके से होगा। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में उसने कोई हमें आइडिया नहीं दिया है कि उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होगा। मतलब हमें ये तो पता है बेटा कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारा मूव होता है। तो सपोज करिए जैसे आपके पास कोई दो बॉडी है, जैसे बेटा ये सपोज करो ये दो बॉडी है मेरे पास, अगर इसका टेम्परेचर सपोज करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 30 है, तो जैसे ही दोनों को मैं मिलाऊंगा बेटा, जाहिर सी बात है 50 वाले से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा किसको, 30 वाले को। और अगर ये दोनों सिमिलर आइडेंटिकल शेप के आइडेंटिकल रहेंगे तो बेटा फाइनली जो दोनों का टेम्परेचर होने वाला है आपका, आप ऐसे सोचो ये दो बॉडी हैं आपके, अगर एक 50 पे एक 30 पे अगर दोनों को मैंने मिला दिया है बेटा, तो फाइनल जो टेम्परेचर दिखाई देगा मुझे, ये 50 था या 30 था, ओवरऑल बाद में टेम्परेचर इसका भी 40 हो जाएगा, दूसरे का भी 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर आइडेंटिकल शेप, साइज और मास में है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब 50 एनर्जी थी, 30 एनर्जी थी, तो ओवरऑल एनर्जी जो फाइनल भी हुई 40-40 मिलके कितना हुआ, 80। लेकिन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या मैं ऐसे अगर दो बॉडी को, एक 40 है ये 40 है बेटा, अगर इनको टच में रख दिया तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इसका टेम्परेचर एक का 50 हो जाए दूसरे का 30 हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो बेटा ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब आपका हमें पता है कि हीट हमेशा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप फुली क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता बेटा, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। 40 देखो 50 से 30 की तरफ हीट मूव करेगा तो बेटा ओवरऑल टेम्परेचर 80 की एनर्जी थी, बाद में भी 80 रह गई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं दो 40-40 मैंने मिला दिया, एक 50 हो जाए एक 30 हो जाए, तब भी तो 80 पहले था 80 बाद में भी है, तो ऐसा होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दो 40 पे टच करके रखो तो एक का 30 हो जाए एक का 50 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट लॉ तो अभी भी वैलिड है क्योंकि ओवरऑल तो टोटल मेरा 80 ही हो रहा है ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला हम लोग लिमिटेशन यही बोलेंगे, फ्लोट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लोट स्टेट्स ओनली अबाउट states only about conversion of energy, states only about conversion of energy
एनर्जी, ये केवल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में बताता है बेटा, फ्रॉम वन फॉर्म टू another form, from one form to another form, but it does not give any idea about, but it does not give any idea about, it does not give any idea about, but it does not give any idea about direction of flow of energy, it does not give any idea about direction of flow of energy, it does not give any about direction of flow of energy in a system. किसी सिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। वो फुली समझ में आया। एक 50 पे बॉडी है, एक 30 पे बॉडी है बेटा, तो ओवरऑल टेम्परेचर उनका 40-40 हो जाएगा, दोनों को अगर टच करा के आप रखते हैं तो आपका पहले भी 80 था, बाद में भी 80 है, लेकिन मैं कह रहा हूं दो 40 की बॉडी को अगर टच में करा के रखो तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक 50 हो जाए एक 30 हो जाए, तब भी फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन हमारा फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे इसमें आप चाहो तो एक मेंटेन कर लो इस तरीके से, जो मैंने अभी समझाया उसके लिए ऐसे एग्जाम्पल की तरह बना लो इसमें बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दो बॉडी हैं आपके पास, ये बॉडी सपोज करो T1 टेम्परेचर पे है, ये बॉडी सपोज करो आपका T2 टेम्परेचर पे है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से बड़ा है ना, तो T1 T2 से बड़ा है बेटा, तो हीट का फ्लो T1 टू T2 ही होगा, T2 टू T1 क्यों नहीं हो सकता। इसके बारे में कोई भी आइडिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं दे रहा था। अगर मैं मान लो सपोज करो, वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये बेटा 50 पे है, मान लो ये बॉडी का टेम्परेचर ये 30 पे है, तो ये 50 है और ये 30 है, ये 50 है आपका, ठीक है, ये 50 पे है बेटा, पहली वाली बॉडी अगर 50 पे है और दूसरी वाली आपकी 30 पे है, तो बाद में जब टेम्परेचर का फ्लो होने के बाद मुझे अगर ये आइडेंटिकल है तो बेटा ये T1 और T2 ये दोनों मेरे 40-40 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या 40-40 वाले वापस 50 और 30 में अगर चले जाएं तो भी, तो बेटा अगर वापस ये चले जाएं, दो 40 की बॉडी को रख दो, एक 50 पे पहुंच जाए एक 30 पे, तब भी फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो एनर्जी का अभी भी कंजर्वेशन है, पहले भी 80 था, बाद में भी 80 है, लेकिन 40-40 वाले 50-30 में क्यों नहीं जाते, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ नहीं बताता। इसके बारे में कि डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड होती है, दैट विल बी डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला लिमिटेशन ये है, ये इस तरीके से पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो बेटा केवल इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, तो मैं यहां से यहां भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फुली समझ में आ गया, पहली कमी ये थी। दूसरा जो कमी है बेटा कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल है या नहीं, ये भी हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था, तो ये भी हम लोग लिखेंगे। इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट, it also does not give any idea about the complete conversion of any idea about the complete conversion of heat into work, the complete conversion of heat into work is possible or not, is possible or not। हम लोगों ने अगर याद हो बेटा तो फर्स्ट लॉ में हमने साइक्लिक प्रोसेस में देखा था कि जितना हीट होता है उतना ही वर्क होता है, बट दैट इज ओनली फॉर साइक्लिक प्रोसेस, पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती नहीं है। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड कमी की बात करो इसका, तो कोई बेटा गिवन प्रोसेस फिजिबल होगा कि नहीं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता है। जैसे मैंने अगर फ्रिज से आइस निकाल के बेटा बाहर इस कमरे में रख दिया रूम में, तो जाहिर सी बात है आइस को रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होना ही है ना, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, बट इसके बारे में कोई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें आइडिया नहीं देता, ये सेकंड लॉ से सब डिसाइड होता है। तो थर्ड कमी हम लोग ये लिखेंगे, वेदर ए गिवन प्रोसेस is feasible or not, whether a given process is feasible or not under given set of condition, under given set of condition।
जैसे आइस रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो इसके बारे में कोई फर्स्ट लॉ आइडिया नहीं देता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आइस बेटा बाहर लेकर आए, आइस हो सकता है और हीट खींचने लगे और ठंडा हो जाए, है ना, और ठंडा होकर और आइस का फॉर्मेशन करे। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो केवल एनर्जी का कन्वर्जन है, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा इसके बारे में सेकंड लॉ बताता है। तो ये कुछ कमियां हैं बेटा। इस तरीके से एक दो और कमी हम लोग इसमें चाहें तो लिख सकते हैं। देखो एक और लास्ट एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहेगा बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कमी रहेगा, फ्लोट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट, फ्लोट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट, फ्लोट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक कोई केमिकल रिएक्शन होती है, टू व्हाट एक्सटेंट एनी प्रोसेस विल अकर, टू व्हाट एक्सटेंट एनी प्रोसेस विल अकर, दैट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम से इसने डील नहीं किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में जैसे आइस है तो बेटा एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता है अपने टेम्परेचर के साथ। तो ये सब हमारी कमियां थी बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फुली समझ में आ गया आपको कि क्या कमियां हैं। ये मेन कमियां हैं बेटा, पहला कि डज नॉट it only states about conversion of energy from one form to another form, but it does not give any idea about direction of flow of energy, किस तरीके से होती है। It also does not give any idea about the complete conversion of heat into work is possible or not। थर्ड है whether a given process is feasible or not under given set of condition। और जो लास्ट कमी है इसकी बेटा कि फ्लोट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट एनी प्रोसेस विल अकर, दैट इज इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ प्रोसेस। चलो इसके बाद हम लोग बेटा अब इसमें कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, यहां से आइडिया लगता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं आता बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हम लोगों को, चीजें समझते हुए चलते हैं। उसके बाद जैसे मेरा तरीका ये पढ़ाने का बेटा, पहले मैं प्रोसेस को समझाते हुए चलता हूँ, देन आपका स्टेटमेंट में दूंगा, है ना। किताबों में बहुत देखोगे ऐसे होता है, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट देते हैं देन प्रोसेस समझाते हैं। मैं पहले आपको समझाता हूँ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले अब हम प्रोसेस को समझें कि कोई फिजिबल है या नहीं है, वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज खुद हो जाए, स्वतः। स्पॉन्टेनियस को अगर हिंदी में बात करो ना तो इसको बोला जाता है बेटा स्वतः। स्वतः का मतलब जो खुद से चीज हो जाती है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं बेटा नेचर में जो खुद हो जाते हैं, आपके खुद ही हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप दो गैसेस को छोड़ दो तो गैसेस का मिक्सिंग क्या हो जाता है बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस खुद हो जाता है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो बॉडी, एक 30 पे, तो जाहिर सी बात है 50 से फ्लो कहां करेगा हीट हमारा 30 की तरफ। इसी तरीके से बेटा डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को आप उठा के पानी में डाल दो तो खुद ही क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो खुद होते हैं बेटा, उन तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को इस रूम टेम्परेचर पे लाके रख दो बेटा बाहर तो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन कर लेते हैं बेटा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किससे बोलेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा बेटा। ऐसे प्रोसेस जो खुद हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग ये लिखेंगे प्रोसेस which occur in a particular direction, प्रोसेस which occur in a पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है बेटा, आइदर बाई इटसेल्फ, आइदर बाई इटसेल्फ या तो खुद चला जाए, और बाई गिविंग प्रॉपर इनिशिएशन, ऐसे प्रोसेस जो बेटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आइदर बाय इटसेल्फ और बाय गिविंग प्रॉपर इनिशिएशन। ऐसा भी हो सकता है जैसे एक पहाड़ पे गेंद है बेटा, तो उसको आप थोड़ा सा धक्का दोगे तब वो जाके नीचे गिरेगा, या हवा भी तेज आई तो गिर सकता है लुढ़कता हुआ आपका। तो
या तो प्रॉपर इनिशिएशन दे दो उस प्रोसेस को, या खुद ही वो प्रोसेस हो जाए बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और करके आप चाहो तो सेकेंड डेफिनेशन ये लिख सकते हो बेटा, द प्रोसेस which goes on the process which goes on its own, the process which goes on its own, जो खुद से चला जाए बेटा, without any external source of energy, without any external source of energy, without any external source of energy is called spontaneous process, is called spontaneous process। होपफुली डेफिनेशन क्लियर हो गया है सबको बेटा, कि ऐसा प्रोसेस जो खुद हो जाता है ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब चलो इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लो, समझा तो दिया ही है मैंने एग्जांपल बेटा, तो इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। अब एग्जांपल में भी दो कैटेगरी लेंगे। पहला हम लोग ऐसे लेते हैं जिनमें विदाउट इनिशिएशन, कोई इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। और इनिशिएशन वाला तो आप समझ ही रहोगे बेटा, जैसे आग लगाना, आग लगाने में तो सब माहिर हो ऐसे भी, है ना, आजकल व्हाट्सएप वगैरह चल गया, उस पर आग लगा देते हो, भड़का देते हो ग्रुप में कुछ डाल के कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो विथ इनिशिएशन थोड़ा सा इनिशिएट कर दो तो हो जाता है। जैसे आग लगाना हो गया, कंबस्टन प्रोसेस, है ना, वो हमारा हो जाएगा। जैसे आप पटाखा जलाते हो बेटा, तो जैसे आप पटाखे को जला के थोड़ा सा बस आप जला के और दूर भाग जाते हो तुरंत, दिवाली आ ही रही है, पटाखा वटाखा फोड़ो गई अभी, तो जैसे ही पटाखे को थोड़ा सा ही जला के दूर भाग जाते हो, आप वहां रुक के इंतजार नहीं करते कि बेटा उसको पूरा फटने तक वेट करेंगे। तो वो क्या है, विथ इनिशिएशन, थोड़ा सा आपने इनिशिएशन दिया और वो काम तुरंत आपका हो जाता है। तो कुछ विदाउट इनिशिएशन होते हैं और कुछ प्रॉपर इनिशिएशन देना पड़ता है। तो ऐसे विदाउट इनिशिएशन में एग्जांपल्स में हम लोग पहला एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, डिफ्यूजन या मिक्सिंग ऑफ गैस, डिफ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर आपने बेटा, जैसे सपोज करो एक चैम्बर है, इस तरीके का कंटेनर है, इसके अंदर बेटा अगर बीच में पार्टीशन डाला है आपने, और इस तरफ आपने सपोज करो G1 मतलब गैस 1 रखा है और इस तरफ गैस 2 रखा है। तो जैसे इसको रिमूव करूंगा मैं, इस पार्टीशन को रिमूव करूंगा, तो मुझे जबरदस्ती पहले गैस को दूसरे गैस को धक्का नहीं देना है कि बेटा तुम लोग मिक्स हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं ये पार्टीशन हटाता हूं, दोनों गैसेज आपस में क्या होती हैं, ऑटोमेटिक मिक्स हो जाती हैं। तो ये विदाउट इनिशिएशन मतलब विदाउट इनिशिएशन खुद ही मिक्स हो जाएंगी। अगर गलती से लीकेज भी हो गया तो भी ये क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो डिफ्यूजन या मिक्सिंग ऑफ गैसेज हो गया। सेकंड जैसे बोलो एग्जांपल, तो बेटा फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। गर्म बॉडी से बेटा ठंडे बॉडी की तरफ फ्लो होना हीट का, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, आइस का रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाना, ठीक है। इसी तरीके से एवोपरेशन भी प्रोसेस आपको पता हो बेटा, स्पॉन्टेनियस है, खुद ही होता रहता है आपका, एवोपरेट होना है ना। तो जैसे एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, बारिश जो होती है, बारिश किस लिए होती है बेटा, ये सी वाटर जो है वही एवोपरेट होके ऊपर जाते हैं, फिर वो कंडेंस होते हैं। तो इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी नहीं देनी है बेटा, वो सूरज की गर्मी से या जो भी मतलब हमें नेचुरल फैक्टर से हो, हमारा कोई उसमें रोल प्ले ना हो बेटा, ऐसे प्रोसेस को आप लोग क्या ले लेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। जैसे डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जांपल्स हैं, आप इनसे समझ सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब हम लोग क्या है बेटा, हम लोग जल्दीबाजी वाले हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आजकल देखो व्हाट्सएप पे भी शॉर्टकट में लिखते हैं सब। इवन मुझे अभी लाइव क्लासेस जब मैं लेता था तो एवी लिखते थे, एवी मुझे वो पता ही नहीं चलता था। मैंने एक दिन पूछा एवी का मीनिंग क्या है, तो बताया सबने कि एवी मतलब है ऑडिबल विजिबल, है ना, तब मुझे समझ में आया। तो वही कह रहा हूँ कि शॉर्टकट जल्दी वाला काम है। तो जैसे डिजोल्यूशन ऑफ शुगर, हम क्या करते हैं बेटा, शुगर डालते हैं अगर पानी में, तो हम चम्मच से जल्दी जल्दी उसको हिला के उसको मिलाना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं अच्छे से जल्दी से, क्योंकि हमें जल्दी का काम है। लेकिन अगर आप नहीं भी अगर चम्मच डालोगे उसके अंदर बेटा, शुगर डाल के छोड़ दो पानी में, तो खुद ही डिजोल्व हो जाएगा, आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बट वही मैंने कहा हमारा काम जल्दी का है, तो इसलिए हम लोग उसमें चम्मच डालते हैं। तो डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर हो गया बेटा। इसी तरीके से वाटर फॉलिंग
जैसे वाटर का गिरना बेटा पहाड़ों से, वाटर फॉलिंग फ्रॉम हिल्स। तो आप ऐसे समझ सकते हो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं बेटा जो आपके तरीके में आते हैं, आपके इस कैटेगरी में आते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो ये विदाउट इनिशिएशन था, जिनमें इनिशिएशन की जरूरत नहीं थी बेटा। अब दो तीन प्रोसेस ऐसे लिखता हूं जिनमें विथ इनिशिएशन आपको इनिशिएट करने की जरूरत पड़ेगी, विथ इनिशिएशन, जिनमें आपको इनिशिएशन देने की जरूरत है। इनिशिएशन की स्पेलिंग से लिखे ना, INITIA, विथ इनिशिएशन है ना। तो विथ इनिशिएशन देखो, इनिशिएशन के साथ जैसे बेटा, जैसे कि मैंने अभी एक समझाया आपको एग्जांपल, ऑल कंबस्शन प्रोसेस, इनिशिएशन के साथ कौन से आ जाएंगे, ऑल कंबस्शन प्रोसेस। जितने भी कंबस्शन प्रोसेस हैं बेटा वो सब किस में आ जाएंगे, आपके विथ इनिशिएशन। आप थोड़ा सा इनिशिएशन दे दो उसके बाद तो पूरा आग लग ही जाता है बेटा, इस तरीके से। जैसे सेकंड एग्जांपल बोल सकते हो बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल्स। जैसे आप मोमबत्ती को आपने बेटा एक बार जलाना शुरू कर दिया तो वो जलता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से जैसे पटाखों का, क्रैकर्स है ना, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, इन सबको आप थोड़ा सा एक बार इनिशिएशन दे दो, खुद ब खुद होते चले जाते हैं आपका। और जैसे एक थर्ड इसमें चाहो तो ये लिख सकते हो एग्जांपल जो मैंने अभी कहा बेटा, अगर इस तरीके का कोई सपोज करो, ये थोड़ा सा रुको, इसको ऐसे मत बनाओ, पहाड़ बनाना है मुझे इस तरीके से। देखो ये सरफेस है और ये सपोज करो कोई हिल है, इस तरीके से पहाड़ी है बेटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई गेंद रखी है बेटा, यहाँ पे कोई बॉल है, तो इसको जस्ट थोड़ा सा आप धक्का दे दो अगर पीछे से, तो ये बेटा खुद ही नीचे गिरता हुआ चला आएगा। थोड़ा सा आपने अगर इनिशिएशन दिया तो ये खुद नीचे चला आ जाएगा। तो बॉल फॉलिंग फ्रॉम हिल ऐसे लिख लेना इसे, बॉल फॉलिंग फ्रॉम हिल। आपने थोड़ा सा उसको धक्का दिया तो बॉल खुद ब खुद नीचे अपना चला आएगा गिरते हुए बेटा। तो ये भी एक तरीके का कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, जिसमें थोड़ी सी हमको इनिशिएशन देने की जरूरत पड़ी। तो फुली हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्लियर हो गया बेटा। एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता था प्रोसेस विच अकर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आइदर बाय इटसेल्फ और बाय गिविंग प्रॉपर इनिशिएशन। द प्रोसेस विच गोज ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल्स भी समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग बेटा लेते हैं सेकेंड टाइप का प्रोसेस जो हमारे लिए कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा प्रोसेस बेटा जो खुद ना होता हो, जिसे हमें कुछ अपने पास से सोर्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ती हो, जिसकी हेल्प से वो प्रोसेस होगा। तो इसमें बस हम लोग यही लिख लेते हैं डायरेक्ट, प्रोसेस विच अकर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्रोसेस विच अकर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे बेटा इसमें आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ आइस हो गया, आइस का जमना बेटा, पहले समझ लो थोड़ा सा, आइस का जमना। आइस का जमना, आपको पानी को फ्रिज में रखना है बेटा, उस टेम्परेचर पे लेके आओगे तभी आपका वो फ्रिज होगा, है ना। इस तरीके से आइस का जमना हो गया। फिर जैसे आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेटा, एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी। लेकिन आपने एक बार इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रुक जाएगा। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को अगर आप बॉइल कर रहे हो तो भी आपको कंटिन्यूअस हीट को सप्लाई करना है बेटा, नहीं तो बॉइलिंग रुक जाएगा। रोटेशन ऑफ फैन, जो हमारे फैन चलते हैं ऊपर बेटा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तब तक रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाते ही रुक जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं, जिनके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यही बोलेंगे, प्रोसेस विच अकर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्रोसेस which occur in a particular direction by continuously supplying support, by continuously supplying support, जिनको कंटिन्यूअस आप सपोर्ट सप्लाई करोगे, by continuous supplying support, and if support is removed, and if support is removed, अगर सपोर्ट को आपने हटा दिया, सपोर्ट इज रिमूव, देन प्रोसेस विल आइदर स्टॉप, या तो प्रोसेस वो स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस विल आइदर स्टॉप और मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। या तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा बेटा, या अपोजिट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होने लगेगा, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। आप इसको चाहो तो दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो और करके बेटा, और
द प्रोसेस विच गोज ऑन, द प्रोसेस विच goes on, the process which goes on by using an external source of energy, by using an external source of energy, the process which goes on by using an external source of energy is called, जिसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लग रहा है, इट्स कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं इस शॉर्ट में लिख देता हूं एनएसपी, इट्स कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पूरा नहीं लिखा मैंने, इट्स कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसमें एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसमें कैसे एग्जांपल आएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, अभी मैंने बताया बेटा रोटेशन ऑफ फैन, जैसे लाइट है तब तक तो फैन आपका चलेगा, और लाइट जाते ही बस फिल कराने के लिए बता रहा हूँ एग्जांपल्स ये सब, है ना। जैसे फैन चल रहा है आपका, लाइट है जब तक बेटा, लाइट चली गई तो फैन का रोटेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सेकंड, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप वाटर को बॉइल कर रहे हो और लाइट, अगर गैस खत्म हो गया आपका तो बॉइलिंग प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा आपका। फिर जैसे ड्राइविंग ए कार, ड्राइविंग ए कार, अगर आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो तो बेटा, अगर आप कर रहे हो तभी हो रहा है, तभी वो ड्राइव होगा, नहीं तो रुका हुआ रहेगा। फोर्थ, जैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना, ठीक है। और फिफ्थ, जैसे बोल सकते हो फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस को फ्रीज करना बेटा, फ्रीजिंग ऑफ आइस। थोड़ा देखो फंस जा रहा है बीच बीच में, पर आप समझ जाओ, मैं बोल तो रहा हूँ ना उस चीज को। फ्रीजिंग ऑफ आइस बोल दिया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ना, आइस की जगह फ्रीजिंग ऑफ वाटर लिखो बेटा, आइस की क्या फ्रीज करोगे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना। इसी तरीके से जैसे सिक्स चाहो तो ये बना लो, पहाड़ वाला जो हम लोगों ने बनाया था बेटा, इस तरीके से था। और इसके ऊपर ये जो गेंद था बेटा, आप सपोज करो गेंद नीचे आपका, तो इस गेंद को बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस यहां से सप्लाई देना पड़ेगा, नीचे से एनर्जी दोगे आप। जब तक एनर्जी देते रहोगे बेटा, नीचे से इसको धक्का दोगे, ऐसा तो है नहीं जैसे ऊपर आपने बेटा एक बार धक्का दिया तो नीचे गिर गया था, लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर भेजना है बेटा, तो आपको कंटिन्यूअस यहां से सप्लाई करना पड़ेगा, हम अपने हाथ से आपको उठा उठा के लेके जाना पड़ेगा वहां तक, है ना। ऐसा नहीं आपने दिया, अब सोचो कि उतना जितना धक्का देने से वो नीचे आता उतना ही धक्का दे दूं तो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाएगा तुरंत आपका फिर से वापस नीचे आ सकता है उतनी एनर्जी। तो वही बोला कि प्रोसेस या तो रुक जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाता है, वो हमारे लिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। होपफुली यहां तक का सब क्लियर हो गया कि किस तरीके से प्रोसेस को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। चलो अब बात आई बेटा, साइंटिस्ट ने सोचा कि आखिर कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ आपके नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, तो आखिर कोई तो चीज होगी जो इसमें रोल प्ले करती होगी कि क्यों प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, क्यों प्रोसेस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया बेटा। उन्होंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। तो उसके लिए उन्होंने बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट वही डालेंगे क्राइटेरिया, कि क्या उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया था बेटा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कि आखिर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है और नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, या ये बोल सकते हो आप इसे चाहो तो कंडीशन फॉर ए प्रोसेस, कंडीशन फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, कंडीशन फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, एनएसपी लिख देता हूं मैं, चलो, है ना। कंडीशन फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उन्होंने बेटा इसके अंदर दो क्राइटेरिया देखे। पहले दो क्राइटेरिया में मतलब पहले आप फर्स्ट क्राइटेरिया समझो, फिर सेकंड का रोल आपको समझ में आएगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में उन्होंने सोचा। तो उन्होंने कहा बेटा कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब यह है कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस तभी होना चाहती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। कोई भी चीज क्या होना चाहता है, स्टेबल, मतलब अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है बेटा, और वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव होना चाहता है। जैसे पहाड़ पे पानी ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बेटा, तो नीचे गिर के अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। आइस है, अब आइस है तो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, तो वो तो खैर एक्सेप्शन वाले में आएगा, उसको मैं समझाऊंगा, वो एनर्जी क्राइटेरिया से डिसाइड नहीं हो पाता। लेकिन हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाना, क्यों बेटा, हाई टेम्परेचर पे है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, लो टेम्परेचर पे जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम।
तो बेसिकली उन्होंने दो क्राइटेरिया देखे थे। पहले आप पे फर्स्ट क्राइटेरिया है बेटा एनर्जी क्राइटेरिया, उन्होंने एनर्जी क्राइटेरिया को डिसाइड किया। सबसे पहले उन्होंने माना कि हर सिस्टम चाहता है बेटा अपनी एनर्जी को कम करना है। एनर्जी क्राइटेरिया जिसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना बेटा डेल्टा एच और पोटेंशियल एनर्जी क्राइटेरिया, डेल्टा एच और पोटेंशियल एनर्जी क्राइटेरिया। जैसे देखो आप बर्निंग करा रहे हो बेटा, तो बर्निंग करते समय भी क्या हो रहा है आपका हीट निकलता ही है। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर हीट निकलता है बेटा वो जनरली किस 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 तरीके की प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। पर आपको पता है बेटा कुछ लोग अच्छा करते हैं तो कुछ लोग उनके टांग खींचने वाले भी होते हैं। तो कुछ जैसे स्पॉन्ट एनर्जी क्राइटेरिया के बारे में कुछ लोगों ने बताया साइंटिस्ट ने, तो दूसरे साइंटिस्ट के ग्रुप ने, अपोजिशन पार्टी होती है ना, उन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा बेटा अगर एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेस होते तो बताइए ये प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें तो एनर्जी लग रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो इसके लिए सेकंड फैक्टर आता है। तो पहले एनर्जी क्राइटेरिया में इसमें लिख लो ऑल द प्रोसेस फॉर विच ऐसे प्रोसेस जिनके लिए डेल्टा एच क्या हो बेटा निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव होने का मतलब क्या होता है बेटा हीट का निकलना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इन विच ऑल द प्रोसेस फॉर विच डेल्टा एच इज नेगेटिव और इन विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टी मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, और इन विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। all the process for which delta H is negative or in which potential energy of system decreases are considered as spontaneous process, ऐसा माना जाता है बेटा, ऐसा माना उन्होंने कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डेल्टा एच निगेटिव होगा या जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा उनको हम लोग किस तरीके का प्रोसेस मानेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर सब्सटेंस चाहता है बेटा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना। तो हम लोग ये लिखेंगे ईच सब्सटेंस देखो सेकेंड लॉ थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और ये अच्छा भी है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है ये। ईच सब्सटेंस ट्राइज टू हैव मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, each substance tries to have minimum possible energy, each substance tries to have minimum possible energy and for doing this ऐसा करने के लिए बेटा each process always goes in that direction, उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है बेटा where energy of the system will be minimum, और वेयर एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमाइज, जिधर जाके एनर्जी सिस्टम का क्या होता है कम होता है, डेट इज स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी कम होगा बेटा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डेट इज स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस विल बी मैक्सिमम, या स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस मैक्सिमाइज, है ना। तो हर प्रोसेस बेटा ऐसे कोशिश करता है, हर सब्सटेंस ट्राई करता है कि मिनिमम पॉसिबल एनर्जी वो रखे, और ऐसा करने के चक्कर में बेटा वो उस डायरेक्शन में मूव होता है जिधर उसकी सिस्टम की एनर्जी क्या हो मिनिमम हो, या स्टेबिलिटी उस सब्सटेंस का क्या हो मैक्सिमम हो। इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं ऐसे प्रोसेस जिनके लिए बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जनरली दे आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं इसे आगे। thus we can say generally exothermic reaction are spontaneous process, तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग बेटा क्योंकि एनर्जी मिनिमाइज करना है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होना मतलब क्या एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो वी कैन से जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर
spontaneous process, but it is not ट्रू फॉर ऑल। लेकिन ये सबके लिए सही नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखना, सबके लिए ये सही बात नहीं है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल किनके लिए सही है उनको देखो, फिर किनके लिए सही नहीं है वो मैं बताऊंगा, इसीलिए आपको सेकंड फैक्टर की जरूरत। जैसे एग्जाम्पल में पहला देखो, सबसे पहले कंबस्शन प्रोसेस बेटा, सबसे पहला क्या है कंबस्शन प्रोसेस। तो कंबस्शन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कंबस्शन प्रोसेस में जाहिर सी बात है ऑल कंबस्शन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, उनके अंदर से क्या होता है बेटा, हीट तो हमेशा निकलता ही है। सेकेंड प्रोसेस की बात करो जैसे बेटा कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस का मतलब वही हो गया फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कूलिंग प्रोसेस के लिए बेटा हमेशा डेल्टा एच क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। जैसे इसमें आप समझ सकते हो एक ऐसे एग्जांपल, जैसे आपका वाटर है बेटा, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, सपोज करो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है बेटा, तो अगर इसको इसी तरीके से छोड़ दोगे, अगर टेम्परेचर आपने मेंटेन करके नहीं रखा है 70 और आपने बाहर इसको छोड़ दिया बेटा, तो ये हो सकता है कुछ समय के बाद ये इसका टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए कुछ समय के बाद। तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें से कुछ हीट तो निकला ही ना बेटा, ऐसे रिएक्शंस का डेल्टा एच क्या लिखोगे, निगेटिव ही लिखोगे, क्योंकि यहां से हीट क्या हुआ होगा, निकला होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, 70 से 25 जाना। इसी तरीके से थर्ड जैसे हो गया कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंडेंस होना बेटा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंडेंस होना। तो वाटर अगर कंडेंस होता है बेटा तो भी उसका डेल्टा एच क्या है आपका, निगेटिव है। जैसे कंडेंस होने का, जैसे आपका H2O बेटा गैस है, H2O गैस या वाइपर फॉर्म में है, और कंडेंस होने का मतलब वो किस फॉर्म में आ जाएगा, H2O के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है गैस फॉर्म में है बेटा तो एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी होगी। गैस के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई है, तभी तो गैस के फॉर्म में है बेटा, इधर उधर रैंडम भाग रहे हैं। लेकिन लिक्विड फॉर्म में आता है तो उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो गई, तो सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, तो इधर क्या है, लेस एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसेशन होता ही है, तो कंडेंसेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसमें भी बेटा क्या है, हीट आपका निकला ही है, तो डेल्टा एच इसके लिए भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रोसेसेस थे, जैसे इसमें भी चाहो तो एक एग्जांपल मेंशन कर लो, कंबस्शन में C+O2 कार्बन का जलना, तो कार्बन और O2 जलेंगे तो बेटा क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 गैस। तो ये कैसा है, इसका डेल्टा एच कैसा होता है, कंबस्शन प्रोसेस का निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही कुछ साइंटिस्ट ने इस तरीके के, अब बेटा मैंने 3-4 समझाए, ऐसे बहुत एग्जांपल्स उन्होंने देखा कि बेटा जैसे पहाड़ पर से बॉल का नीचे गिरना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, वो सब क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होने वाला है। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी कम हो रही थी, है ना, या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, वो सबको स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में इन लोगों ने मान लिया। पर वही मैंने बताया ना, कुछ अपोजिशन पार्टी होती है जो इनके टांग खींचने के लिए तैयार बैठी थी। उन्होंने बोला बेटा कि अगर आप कह रहे हो कि जो डेल्टा एच निगेटिव वाले प्रोसेस हैं, जो एक्सोथर्मिक वाले प्रोसेस हैं, वो आपके अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, तो इसका मतलब आपके हिसाब से एंडोथर्मिक वाले नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। सही बात है कि नहीं, अगर एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है तो एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस जो है रूम टेम्परेचर पे, तो मेल्टिंग ऑफ आइस अपने आप तो मेल्ट होगा नहीं, जैसे ही वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसका तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। आइस का मेल्ट होने में क्या हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव, तभी तो वो मेल्ट हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि ये तो एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से, कि एंडोथर्मिक भी हो गए। जैसे इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, पानी अपने आप तो बेटा उड़ के जाता नहीं है, उसको हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो ऊपर उड़ के जाएगा, है कि नहीं। गैसेस का मिक्स होना, दो गैसेस को मिक्स होती है बेटा, तो उनमें कोई एंथैल्पी में चेंज होता ही नहीं है, मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस है, खुद ही मिल जाते हैं ना, उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है ना उनके लिए डेल्टा एच निगेटिव है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों, है ना। तो कुछ प्रोसेस, तो तब साइंटिस्ट को समझ में आया बेटा कि केवल एनर्जी क्राइटेरिया इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। उसके लिए एक और क्राइटेरिया की जरूरत पड़ी, जिसको एंट्रोपी, रैंडमनेस और डिसऑर्डर बोला जाता है। होपफुली समझ में आ रहा है यहां तक की बात। तो बेटा हम लोग यहीं पे लिखेंगे, एक्सेप्शन करके लिख लेना, ऐसे लिख लीजिए एक्सेप्शन। जो उन्होंने कुछ लोगों ने बेटा इसके ऊपर एक्सेप्शन डाल दिए थे। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे सम एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस, एक्सेप्शन में ये लिखना सम एंडोथर्मिक प्रोसेस, सम एंडोथर्मिक प्रोसेस आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। कुछ ऐसे एंडोथर्मिक प्रोसेस थे बेटा आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, जो स्पॉन्टेनियस थे,
तो इनको जैसे हम एक्सेप्शन के तौर पे कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला मिक्सिंग ऑफ गैस, गैस का मिक्स होना बेटा। तो गैस को मिक्स होने में बेटा आपका ना तो आपका चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, आराम से गैसेस मिक्स हो जाते हैं, उनमें चेंज इन एंथैल्पी कितना होता है, जीरो। तो ये आखिर ये प्रोसेस क्यों हो रहा है बेटा। इसी तरीके से जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, तो आइस मेल्ट क्यों हो रहा है, आइस मेल्ट होगा तो जाहिर सी बात है बेटा इन्वायरमेंट से क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, तो मतलब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आइस मेल्ट हो पाएगा आपका। थर्ड जैसे इसमें बोल सकते हो एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर या एवोपरेशन ऑफ वाटर ही बस लिख लो। तो जैसे वाटर का एवोपरेशन होना बेटा, मतलब वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, एवोपरेट होने का मतलब किस में जाना, लिक्विड से किस में जाना होता है, गैस में बेटा। तो लिक्विड से गैस में अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको जाहिर सी बात है थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, मतलब आप यहाँ पे डेल्टा दोगे। तो जैसे ये मेल्टिंग ऑफ आइस में भी चाहो तो ऐसे लिख लो H2O सॉलिड है, और सॉलिड से बेटा किस में जा रहा है वो H2O लिक्विड में जा रहा है, तभी तो मेल्टिंग हो रहा है। तो मेल्टिंग होगा तो बेटा जाहिर सी बात है हीट दोगे तभी सॉलिड लिक्विड में जाएगा, ये लिक्विड यहाँ पे गैस में जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ हीट देना पड़ेगा, तो इसका भी डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही कह रहा हूँ कि कुछ प्रोसेस ऐसे थे जनरली कॉमन क्या है कि बेटा जिनमें एनर्जी कम होगी वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगे, लेकिन मैंने बताया ना अपोजिशन पार्टी वालों ने बोला कि अगर आपके हिसाब से एक्सोथर्मिक अगर स्पॉन्टेनियस है तो एंडो वाले नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। लेकिन आपके ये देखो एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस बताया, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, मिक्सिंग ऑफ गैसेज, तो ये बात तो क्लियर हो गई बेटा, इन सब पॉइंट से ये बात क्लियर हो गई कि एनर्जी क्राइटेरिया इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। कोई अनदर फैक्टर है जो और रोल प्ले करता है स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए, तो उस अनदर फैक्टर से आप इन टर्म्स को भी बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो, और उस अनदर फैक्टर का जो रोल प्ले करता है उसका नाम है रैंडमनेस और डिसऑर्डर, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। अब रैंडमनेस डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे रैंडमनेस और डिसऑर्डर को ऐसे समझो जैसे H2 गैस का एक मॉलिक्यूल है, H2 गैस का एक मॉलिक्यूल है, और उस H2 गैस के मॉलिक्यूल को मैंने दो एटॉमिक हाइड्रोजन में तोड़ दिया, H2 को तोड़ दिया, H2 का बॉन्ड तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन एटम अलग, एक हाइड्रोजन एटम अलग। तो बेटा मैंने रैंडमनेस को बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, रैंडमनेस को बढ़ा दिया। जैसे आप सपोज करो 1 केजी शुगर है आपके पास, एक थैले में 1 केजी शुगर पड़ा है, और आपने उस थैला अचानक से आपसे हाथ से छूटा बेटा, और चीनी के टुकड़े पूरे आपके जमीन पे बिखर गए। तो पहले आपका रैंडमनेस कम था, उसी 1 केजी चीनी में बेटा रैंडमनेस कम था जब आपने इकट्ठा करके एक साथ लिया था, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरा इधर उधर बिखर गया। अब मैं बोलूं कि एक एक पार्टिकल्स उठा के फिर से कलेक्ट करके उन्हें एक साथ रखिए, तो बेटा आपके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होगा। तो रैंडमनेस क्या हो गया, उसका बढ़ गया। तो देखो ग्रेविटी की वजह से रैंडमनेस बढ़ गया, मतलब हाथ से छूट के गिरा और वो फैल गया, तो भी स्पॉन्टेनियस ही हो गया एक तरीके से, हाथ से छूट गया गलती से। तो बेसिकली ये देखा गया जो सेकंड क्राइटेरिया है वो होता है डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर आपका जो भी प्रोसेस है चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, उनमें रैंडमनेस तो बढ़ता ही बढ़ता है, ये सेकंड फैक्टर है। अगर किसी को आप कहते हो कि बेटा ये एंडोथर्मिक है और फिर भी स्पॉन्टेनियस, तो रैंडमनेस का बढ़ना ही क्या होता है, एंट्रोपी। जैसे रैंडमनेस की बात करो, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा, ये जिस पेन से मैं लिख आपका सॉलिड फॉर्म में है, अगर इसको मैंने मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ला दिया तो इसमें रैंडमनेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अभी तक मेरे लिए होल्ड कर पाना आसान है क्योंकि बेटा मैं इसको किसी भी पॉइंट से पकड़ के होल्ड कर सकता हूं क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन सपोज करो ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया, थोड़ा या सेमी लिक्विड भी आ गया, तो मुझे हो सकता है एक जगह से होल्ड करने पे पेन नीचे गिर जाता आपका, है कि नहीं, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी आ जाए तो मतलब जाहिर सी बात है रैंडमनेस इसका बढ़ गया। अगर ये सपोज करो एक गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका अगर मैंने सब्लिमेशन कर दिया, इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या मैं इसको होल्ड कर पाऊंगा, इसके पार्टिकल्स पकड़ सकता हूं, नहीं। इसका मतलब तब रैंडमनेस एकदम अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है बेटा, सबसे ज्यादा रैंडमनेस हो चुका है। तो फुली रैंडमनेस का मीनिंग समझ में आ रहा है। रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्या है, सॉलिड में बेटा सबसे कम रैंडमनेस होगी, लिक्विड में जाओगे तो थोड़ा सा रैंडमनेस आपका बढ़ता है, और गैस में तो भैया मैक्सिमम पे रैंडमनेस पहुंच चुका है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। समझ में आई बात। तो जो सेकंड क्राइटेरिया डिसाइड किया बेटा उन्होंने डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बोला। अब आपको यहां समझाऊं, देखो कंबस्शन हो रहा है बेटा, तो कार्बन पहले बेटा किस फॉर्म में रहा होगा, सॉलिड फॉर्म में, और किस फॉर्म में चला गया, गैस फॉर्म में। तो सॉलिड से गैस में जाना क्या है, रैंडमनेस का बढ़ना। यहां देखो लिक्विड 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, फिर आपका किस पे पहुंच गया बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो
जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी देखो आपके रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब इनमें तो फेज सेम है, तो इसमें क्या आप बताऊं मैं, है ना, ये समझ ही रहो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक्जोथर्मिक वाले तो होते ही होते हैं, डिसऑर्डरनेस को समझा रहा हूं, इनमें देखो, इनमें समझो जरा इन वालों को। जैसे मिक्सिंग ऑफ गैसेज हो रहा है बेटा, तो पहले दो अगर चैम्बर था, इसको बनाना मत, बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर इस तरीके से पार्टीशन था बेटा, यहाँ पे सपोज करो ऑक्सीजन गैस था आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस था। अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए, है ना, सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे लाके लगाओ, तो आराम से बेटा यहां से ऑक्सीजन उसके लिए अटैच करवा सकता था, ठीक है। अब अगर इस पार्टीशन को मैंने हटा दिया यहां से और दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स हो गए, अब वो बोल रहा है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो उस बेचारे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन भी साथ में जा रहा है उसके साथ। तो बेटा अगर ये पार्टीशन को हटा दिया तो बताओ रैंडमनेस बढ़ गया कि घट गया? तो रैंडमनेस बढ़ गया। पहले रैंडमनेस क्या था? कम था, एक ऑक्सीजन अलग सिलेंडर में, नाइट्रोजन अलग सिलेंडर में, लेकिन जैसे मिक्सिंग हो गई दोनों की तो रैंडमनेस क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये होता है रैंडमनेस। डिसऑर्डरनेस की डिसऑर्डर बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, क्योंकि आप दोनों को सेपरेट नहीं ले सकते। सेकंड देखो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस बेटा सॉलिड फॉर्म में था, तब तक तो हाथ में लेके बहुत मजे से हाथ में ले सकते हो बर्फ को, लेकिन वो बर्फ जब धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो क्या उसको होल्ड करके रख पाओगे पानी को हाथ में? क्या ऐसे नहीं रख सकते, मतलब उसका रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, उसके पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगे। तो ये भी देखो, इसमें भी रैंडमनेस बढ़ा है, इसमें भी रैंडमनेस बढ़ा है। एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, लिक्विड फॉर्म में है बेटा, तब तक आप उसको एक बर्तन में, खुले बर्तन में, ग्लास में लेके लिक्विड को घूम सकते हो, लेकिन अगर वो लिक्विड गैस फॉर्म में आ गया तो उस ग्लास में हो पाएगा क्या? खुले हुए ग्लास में रहेगा क्या? वो तो इधर उधर भाग जाएगा, मतलब उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा है कि एक्जोथर्मिक वाले तो होते ही होते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस, जो एंडोथर्मिक थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक अनदर फैक्टर की जरूरत पड़ी, जिसका नाम क्या होता है? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो हम लोग यही लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखो। सो इस तरीके से लिखो, सो फ्रॉम अबव, जितना भी हमने ऊपर एग्जांपल लिया, सो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, so from above it is clear that only energy criteria, only energy criteria is not a, only energy criteria is not a single criteria, is not from above it is clear that only energy criteria is not a single criteria, single criteria for a process to be spontaneous, for a process to be spontaneous, for a process to be spontaneous or non spontaneous. केवल एनर्जी क्राइटेरिया इज नॉट ए सिंगल क्राइटेरिया टू डिसाइड फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, देयर शुड बी सम अनदर फैक्टर, देयर शुड बी सम अनदर फैक्टर। इतना तो समझ में आ गया बेटा कि केवल वही क्राइटेरिया नहीं है, देयर शुड बी सम अनदर फैक्टर विच इज प्लेइंग, which is playing, which is playing its role in spontaneity, which is playing its role in spontaneity, which is playing its role in spontaneity, and this factor, and this factor is named as, this factor is named as randomness or disorderness, randomness और डिसऑर्डरनेस। और इस फैक्टर को क्या बोला गया बेटा? रैंडमनेस बोला गया या डिसऑर्डरनेस बोला गया। फुली समझ में आ रहा है? चलो, तो अब क्या होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, उसको समझ लो अब जरा सा। रैंडमनेस सेकंड फैक्टर बेटा, पहला फैक्टर हमारा क्या था? एनर्जी क्राइटेरिया। सेकंड फैक्टर है जो हमारे पास रैंडमनेस, रैंडमनेस या इसी को हम लोग बेटा डिसऑर्डरनेस भी बोलते हैं। समझा तो दिया ही है मैंने, बस उसको लिख लीजिए कॉपी में, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। और इसको आप चाहो तो बेटा डिस्पर्सन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? डिस्पर्सन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का डिस्पर्सन होना बेटा, एनर्जी आने की वजह से ही उसमें रैंडमनेस आती है ना, तो डिस्पर्सन ऑफ एनर्जी। तो अब इसमें हम लोग यही लिखेंगे रैंडमनेस के अंदर, इट इज, रैंडमनेस क्या बेसिकली है बेटा? इट इज measure of disorder, it is measure of disorderness,
ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर बेटा उसके पार्टिकल में कितना डिसऑर्डरनेस है उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बोलते हैं। इनको कोई एग्जैक्ट हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे समझ में तो आ ही रहा होगा बेटा। इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की कितने पार्टिकल्स में डिसऑर्डरनेस है। और मैंने बताया अभी आपको जैसा कि बेटा ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको होल्ड करना आसान है, मतलब इसके पार्टिकल में रैंडमनेस तो है लेकिन बहुत कम है। लिक्विड में जाता तो थोड़ा सा ज्यादा होता, और गैस हो जाता तो ये पकड़ में ही नहीं आता हाथ में बेटा, इधर उधर उड़ जाता पूरा, है कि नहीं, तब रैंडमनेस उसका मैक्सिमम हो जाता। तो हम लोग यही लिखेंगे इसके नीचे, रैंडमनेस इन, पेन चेंज कर देता हूं मैं, रैंडमनेस इन, रैंडमनेस ऐसे लिखो, रैंडमनेस फॉर गैसियस, रैंडमनेस फॉर गैसियस स्टेट इज मैक्सिमम, या रैंडमनेस इन गैसियस स्टेट भी बोल सकते हो। रैंडमनेस फॉर गैसियस स्टेट इज मैक्सिमम फॉर लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर लिक्विड स्टेट इट इज मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बीच में है थोड़ा, एंड फॉर सॉलिड स्टेट, इट विल बी मिनिमम, ठीक है। तो समझ में तो आ ही रहा है बेटा, रैंडमनेस का मतलब आपका गैसियस में रैंडमनेस क्या होता है बेटा, ये ध्यान में रखना, गैसियस के लिए रैंडमनेस क्या है बेटा, मैक्सिमम होता है। लिक्विड में बात करोगे तो मॉडरेट बोल सकते हो, और सॉलिड स्टेट में तो ये कैसा होगा बेटा, मिनिमम होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये लिख रहे हैं, रैंडमनेस ऑर्डर, रैंडमनेस ऑर्डर, क्या रैंडमनेस ऑर्डर होगा, तो रैंडमनेस ऑर्डर को लिख लेते हैं। क्या रैंडमनेस ऑर्डर होगा बेटा, सॉलिड का सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा गैस में, ये हमारा रैंडमनेस का ऑर्डर होता है। ध्यान रखिएगा इसे क्वेश्चंस में। रैंडमनेस जो होता है एंट्रोपी को मेजर करता है बेटा, वो एंट्रोपी वाला टर्म आएगा हमारा अभी, तो पहले रैंडमनेस को समझ लो, फिर हम लोग एंट्रोपी पे आएंगे। क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे, किसमें रैंडमनेस बढ़ गया, किसमें घट गया, किसकी एंट्रोपी बढ़ गई या किसकी घट गई, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले इसमें कुछ और एग्जांपल्स मेंशन करते हैं हम लोग जिसमें रैंडमनेस बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे। जैसे एग्जांपल अभी बताया मैंने, कंबस्शन प्रोसेस, तो कंबस्शन प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और देखो कंबस्शन में रैंडमनेस हमारा बढ़ता भी है। तो इसमें तो बेटा एनर्जी वाला फैक्टर भी फेवर कर रहा है और रैंडमनेस वाला भी फैक्टर फेवर कर रहा है। जैसे कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैस से कंबाइंड हुआ बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा और क्या बनाएगा, CO2 गैस। तो आप सॉलिड से किस फेज में जा रहे हो बेटा, सॉलिड से आप गैस के फेज में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका रैंडमनेस क्या होगा बेटा। इसके लिए तो डेल्टा एच भी कैसा है बेटा, हमारा निगेटिव है, क्योंकि ये एक जो थर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच भी निगेटिव है बेटा, मतलब ये एक जो प्रोसेस है। और इसके लिए अभी मैं डेल्टा एस नहीं लिख रहा हूं मैं इसे, है ना, अभी मैं केवल रैंडमनेस लिख रहा हूं, वही डेल्टा एस भी होता है बेटा जो कल की क्लास में आ जाएगा। रैंडमनेस आप देखो तो इंक्रीजेज, रैंडमनेस आपका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि आप सॉलिड से किस में जा रहे हो, गैस में। सॉलिड से आप गैस में जा रहे हो तो रैंडमनेस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे कंबस्शन हो गया, इसी तरीके से आप अभी देखे थे बेटा इवोपरेशन ऑफ वाटर, एवोपरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर जब एवोपरेट होता है बेटा तो आपने देखा H2O लिक्विड है, ठीक है, और ये हीट कुछ एब्जॉर्ब करेगा बेटा, डेल्टा से हीट दिखा देता हूं मैं, तो ये ले लेगा हीट, तो कुछ किस में चला जाएगा, गैसियस में। तो इसके लिए अब देखो भले ही आपका डेल्टा एच कैसा है बेटा, इसके लिए प्रोसेस के लिए डेल्टा एच आपके लिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये कैसा हो गया, एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें भी देखोगे तो आपका रैंडमनेस क्या है बेटा, रैंडमनेस यहाँ भी आपका इंक्रीजेज, रैंडमनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि आप किस फेज से किस में जा रहे हो बेटा, लिक्विड से गैस में जा रहे हो। तो आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है। तो अब हम लोग ओवरऑल क्या कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को होने के लिए सिस्टम अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है और सिस्टम अपने रैंडमनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। समझे क्या बात को,
किसी भी प्रोसेस को, फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स रैंडमनेस, अपने रैंडमनेस को बढ़ाना चाहता है, एंड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। तो ये दो फैक्टर हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यही लिखेंगे बेटा। सो वी कैन से ओवरऑल जो इन दोनों पॉइंट से कंक्लूजन मिला हमें, सो वी कैन से फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सो वी कैन से फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को होने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या चीजें हमें समझ में आई। पहला चीज, द सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज, द सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज, द सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पॉसिबल एनर्जी, द सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पॉसिबल एनर्जी, अपने एनर्जी को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। डेट इज, दूसरी भाषा में आप बेटा इसे क्या बोल सकते हो, ये कलर ले लेता हूं, दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो टेंडेंसी टू अचीव, टेंडेंसी टू अचीव, अचीव की स्पेलिंग बेटा यही होगी, अब जो भी होता हो है ना, रिसीव अचीव में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी स्टेट, टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम चाहता है बेटा मिनिमम एनर्जी स्टेट को अचीव करना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बेटा, पहली चीज सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पॉसिबल एनर्जी, दैट इज टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ सिस्टम। और सेकंड बेटा, द सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज, देखो एनर्जी को तो मिनिमाइज करना चाहता है, और मैक्सिमाइज किसको चाहता है करना बेटा, अपने रैंडमनेस को। सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज, the system tries to maximize its randomness, अपने रैंडमनेस को क्या करना चाहता है, इट्स रैंडमनेस, अपने रैंडमनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। डेट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि टेंडेंसी टू अचीव मैक्सिमम रैंडमनेस, डेट इज टेंडेंसी टू अचीव, टेंडेंसी टू अचीव मैक्सिमम, उसमें एनर्जी स्टेट था मैक्सिमम रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, अपने सिस्टम की मैक्सिमम रैंडमनेस को लाना चाहता है बेटा। और यही जो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होता है बेटा, इसको मेजर करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, चलो लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, उसी को हम लोग एंट्रोपी बोल देते हैं। तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम, randomness or disorderness of a system can be measured, can be measured by a, can be measured by a thermodynamic term। ये रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जो है बेटा, उसको मेजर करने के लिए ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय ए थर्मोडायनेमिक टर्म, एक थर्मोडायनेमिक टर्म से मेजर करेंगे, विच इज कॉल्ड एंट्रोपी। Randomness or disorderness of a system can be measured by a thermodynamic term which is called entropy, which is called entropy। तो अब ये बेटा एंट्रोपी आपके लिए नया वर्ड आ गया। यही एंट्रोपी जो है सेकेंड लॉ में हमारा रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है ना। इस एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यही एंट्रोपी टर्म जो कैपिटल एस है, इसी को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही चीज हमारी मेजर करती है बेटा डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम चाहें तो आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप कर देते हैं क्या, क्योंकि 58 मिनट का वीडियो हो चुका है बेटा हमारा टोटल, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एंट्रोपी को हम लोग कर लेते हैं, 5-10 मिनट और लगेगा बेटा, 10 मिनट आज एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग एंट्रोपी को डिफाइन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एंट्रोपी 10 मिनट एक्सटेंड कर देता हूँ आज का लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रोपी का मतलब आपके लिए हो जाएगा बेटा एस। एंट्रोपी को किससे डिनोट करोगे, एस से डिनोट किया जाएगा। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या बताता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। तो देखो एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या बेटा, अ थर्मोडायनेमिक टर्म, ए थर्मोडायनेमिक
term, a thermodynamic term which is used, a thermodynamic term which is used to measure, जो मेजर करने के काम आता है क्या, द डिग्री ऑफ, विच इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ, which is used to measure the degree of disorder or randomness, which is used to measure the degree of disorder or randomness of a system, ऐसा टर्म बेटा जो यूज किया जाता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम को मेजर करने के लिए, इट्स कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। कैपिटल एस से इसको क्या करते हैं बेटा हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारी फीलिंग लेने वाली भावना हो गई। एंट्रोपी को क्या करना है, एक थर्मोडायनामिक टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो बेटा इससे काम थोड़ी ना चलेगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा क्या, इस तरीके का डेफिनेशन का कोई न्यूमेरिकल में रोल है, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में तो कोई काम करने नहीं वाला। ये तो बस वही बात हो गई कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी एस बोलते हैं। अब बात आती है कि इस एस को आखिर डिफाइन कैसे किया जाता है, ये मैथमेटिकली कैसे यूज होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन में हेल्प करता है हमें। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी की हमें जरूरत है, और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा वही लिखवाऊंगा मैं आपको, और वही डेफिनेशन आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकली के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए तो बेटा हमें किसकी जरूरत है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी कि मैं एंट्रोपी आखिर मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन किया गया है, आखिर क्या एंट्रोपी का रोल है, किस तरीके से एंट्रोपी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही मैं लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, द एंट्रोपी चेंज, आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, वो तो बस भाषा हो गया समझने का कि एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को बताता है, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, the entropy change of a system may be defined as the integral of जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही लिख रहा हूं, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ ऑल द टर्म्स involving heat exchange, all the terms involving heat exchange, all the terms involving heat exchange divided by integral of all the terms involving heat exchange divided by the absolute temperature, divided by the absolute temperature during a reversible isothermal process। तो बेटा ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी जो आपको ध्यान में रखनी है। एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब हो गया बेटा कि जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज अगर डीएस में बोल रहा हूँ, ये ओवरऑल मैं एंट्रोपी चेंज निकालना चाहता हूँ, डीएस क्या है, एक छोटा सा चेंज, इंटीग्रल कर दिया तो मुझे ये ओवरऑल चेंज देगा। तो ये ओवरऑल चेंज जो होता है इंटीग्रल ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करते हुए बेटा किसका इंटीग्रल लेना है, ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग हीट एक्सचेंज रिवर्सिबली। तो ये डी क्यू रिवर्सिबली लिखने का मतलब है छोटे से रिवर्सिबल पाथ में कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, और उसको मैंने पूरे टेम्परेचर से क्या कर दिया, आपके लिए डिवाइड कर दिया है। और इसको आप चाहो तो बेटा इंटीग्रल ऑफ डीएस को अगर लार्ज चेंज देखना चाहो तो इसको डेल्टा एस लिखोगे, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को आप क्यू रिवर्सिबल लिख सकते हो पूरा, और ये डिवाइडेड बाई क्या आपका टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट एंट्रोपी के लिए ध्यान रखना है बेटा। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन कैपिटल टी। ये हमारा एंट्रोपी का
फॉर्मूला होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई कैपिटल टी, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे आप चाहो तो मीनिंग लिख लो बेटा। डेल्टा एस का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी है। डेल्टा एस का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में चेंज है, ये डेल्टा एस बता रहा है, ठीक है। और क्यू रिवर्सिबल क्या बता रहा है बेटा? रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज, रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज की रिवर्सिबली कितना हीट एक्सचेंज आपका हो रहा है। और कैपिटल टी क्या बता रहा है? कैपिटल टी है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें देखो ज्यादा फॉर्मूला नहीं, इसमें बस यही मेन एक फॉर्मूला है बेटा। एंट्रोपी कभी भी मैथमेटिकली मेजर करने का डेफिनेशन है बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई कैपिटल टी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में बस बात कर लेते हैं, बस 5 मिनट और लूंगा मैं, हमारा 5 मिनट के बाद लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा। चलो इसमें अब लिख लो बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, कि आखिर क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही लिख लेते हैं बेटा, एंट्रोपी एक तरीके का कैसा फंक्शन होगा बेटा? एक तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगा? क्या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जाहिर सी बात है डिपेंड करेगा बेटा। कम अमाउंट है तो कम एंट्रोपी रैंडमनेस होगी, ज्यादा अमाउंट होगा तो रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट तो हम लोग ये लिखेंगे, इट इज एन एक्सटेंसिव फंक्शन। अब देखना अगर नोट्स में जाके बेटा, तो फर्स्ट लॉ में मैंने एंथैल्पी का इसी तरीके से H के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया था, इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया था, उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स एंट्रोपी का लिखवा रहा हूं। फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स गिब्स फ्री एनर्जी का भी आगे जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे। तो पहला इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन, लाइव नहीं ले रहा हूं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है ये। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम। ये एक्सटेंसिव कहलाता था ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम। और अगर ये बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये एडिटिव इन नेचर होगा, जोड़ सकते हो आराम से। आपको 2-3 चीजों की एंट्रोपी दे देते हो, उनको जोड़ लो। एंड इट विल बी, एंड इट कैन बी, ऐसे लिख लो, एंड इट कैन बी, या इट विल बी कर लो, इट विल बी एडिटिव इन नेचर, इट विल बी एडिटिव। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको फिर से लिखता हूं, इट विल बी एडिटिव इन नेचर, इट विल बी एडिटिव इन नेचर। तो एंट्रोपी को आप आराम से जोड़ सकते हो बेटा। सिस्टम की आपको एंट्रोपी पता है, सराउंडिंग की पता है, टोटल जोड़ दो तो आपको किसकी एंट्रोपी मिल जाएगी बेटा? इनवर्स की एंट्रोपी आपको मिल जाएगी। तो इट विल बी एडिटिव इन नेचर, हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट की बात करो बेटा, तो ये कैसा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी एंट्रोपी हो आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो इट इज ए स्टेट फंक्शन। मैंने आपको बताया बेटा केवल 2 ही चीजें पाथ फंक्शन होती हैं, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। उसके अलावा H हो गया एंथैल्पी, U हो गया इंटरनल एनर्जी, S हो गया एंट्रोपी और G आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। ये चारों स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन केवल थर्मोडायनेमिक्स में 2 चीजें हैं, हीट एंड वर्क। तो इट इज ए स्टेट फंक्शन, सो चेंज इन इट्स वैल्यू, सो चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी determined, so change in its value can be determined by, केवल चेंज ही निकाल सकते हो, इट इज ए स्टेट फंक्शन, सो चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय। कैसे निकालोगे बेटा चेंज इन इट्स वैल्यू? तो डेल्टा एस आपको कभी भी निकालना है तो जैसे डेल्टा यू निकालते हैं तो उसी तरीके से एस फाइनल, एस फाइनल, फाइनल, एस फाइनल की स्पेलिंग क्या होगी? फाइनल होता है, गलत लिख रहा था मैं, है ना, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो इससे आप कभी भी चेंज निकालना होगा एंट्रोपी में, तो एंट्रोपी का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है बेटा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तीसरी बात हम लोग यही बोलेंगे, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगी हमेशा क्या होगी? 0, क्योंकि घूम फिर के पाथ वहीं पे आ चुका है। तो थर्ड पॉइंट यही हम लोग बोलेंगे, थर्ड पॉइंट यही बोलेंगे बेटा, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। आप चाहो तो इनको लिंक कर सकते हो बेटा, इंटरनल एनर्जी भी ऐसे ही हमने पढ़ा था, एंथैल्पी भी ऐसे ही पढ़ा था। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी,
फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है बेटा, और साइक्लिक प्रोसेस तो जहां से शुरू होता है वहीं पे आके रुक जाता है। दैट इज डेल्टा एस साइक्लिक की बात करो, डेल्टा एस साइक्लिक, तो डेल्टा एस साइक्लिक किसके बराबर हो जाएगा बेटा मेरे लिए? 0 के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के लिए। डेल्टा एस साइक्लिक जो है वो किसके बराबर होगा हमारे लिए? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? तो जिस प्रोसेस में बेटा एंट्रोपी हमें समझ में आ गया, रैंडमनेस को मेजर करता है। थोड़ा सा और समय ले लेता हूं मैं, आज थोड़ा बढ़ा देते हैं लेक्चर को, क्योंकि लिंक इसी से चीज है। अगर एंट्रोपी का बेटा पॉजिटिव आएगा, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जिसका चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव आएगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि एंट्रोपी का बढ़ना ही क्या है आपका? स्पॉन्टेनिटी की तरफ लीड्स करता है। तो हम लोग नेक्स्ट एक और चीज बस देखते हैं, लास्ट है। सॉरी आज थोड़ा सा लेक्चर बढ़ रहा है हमारा, लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट कराई देता हूं मैं ना। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, चेंज इन एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि एंट्रोपी में चेंज क्या है और उसके हिसाब से स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। तो जैसा कि अभी हमने समझ लिया बेटा कि एंट्रोपी बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव करता है। तो इसमें 3 चीजें लिखेंगे। पहला, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। अगर आपने डेल्टा एस कैलकुलेट किया और वो बेटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की एंट्रोपी हो क्या हो रही है बेटा? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन इंक्रीजिंग, दैट इज क्या बोल सकते हैं? रैंडमनेस, दैट इज रैंडमनेस इंक्रीजेज, रैंडमनेस इंक्रीजेज, रैंडमनेस बढ़ता है। मीन्स ये हम बोल सकते हैं, सो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? सो प्रोसेस विल बी कैसा हो जाएगा बेटा? स्पॉन्टेनियस। सो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आपका बढ़ता जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है। और अभी हमने देखा था रैंडमनेस क्राइटेरिया बेटा एंडो पे भी काम किया था, एक्सो में भी। एक्सो के लिए भी रैंडमनेस बढ़ता था स्पॉन्टेनियस में, और एक्सो के लिए भी बढ़ता था। तो इसलिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस निगेटिव हो जाए तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? इट मीन्स, डेल्टा एस निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जस्ट उसके उल्टी बात बोलेंगे हम लोग, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजिंग। इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट इज रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, दैट इज रैंडमनेस डिक्रीजेज। क्योंकि डेल्टा एस देखो क्या बता रहा है बेटा? डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी बता रहा है ना आपका। तो एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल, अगर बाद की एंट्रोपी बढ़ चुकी होगी तब तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, बाद में एंट्रोपी कम हो चुकी होगी तो डेल्टा एस निगेटिव आएगा। और बाद में अगर एंट्रोपी कम हो चुकी है, रैंडमनेस डिक्रीजेज, सो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? सो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, सो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, सो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा हो जाएगा मेरे लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है। और एक लास्ट कंडीशन ये हो सकती थी बेटा कि अगर आपका, चेंज कर देता हूं कलर में, थर्ड आपका ये कंडीशन हो सकता था कि डेल्टा एस क्या रहे बेटा? 0। और डेल्टा एस 0 का मतलब बेटा ना तो एंट्रोपी बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब सिस्टम कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो ना एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी ना ही घटेगी। तो डेल्टा एस बराबर 0 का मतलब हो गया बेटा, इट मीन्स नो नेट चेंज, नो नेट चेंज इन एंट्रोपी। कोई भी एंट्रोपी में आपको नेट चेंज दिखाई नहीं देगा, नो नेट चेंज इन एंट्रोपी। एंड इट इज पॉसिबल, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सिस्टम विल बी, व्हेन सिस्टम
will be in इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हेन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। आपका सिस्टम कहां पे रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तभी ये पॉसिबल है आपका होना, ठीक है, पॉसिबल ओनली व्हेन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फुली समझ में आ गया है, आज फीलिंग हमें आ गया बेटा कि अगर डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ग्रेटर देन जीरो बोलेगा तो स्पॉन्टेनियस बोल देंगे हम लोग इसको, ठीक है, स्पॉन्टेनियस बोल देंगे। और अगर डेल्टा एस आपका लेस देन जीरो है बेटा तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और तीसरा हो सकता है कि डेल्टा एस आपका क्या हो जाए, जीरो, तो जीरो होने का मतलब आप क्या बोल दोगे इसको बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो तो कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें पूछेगा कि बताइए आपका एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। फिर हम लोग इनवर्स का, सिस्टम का, सराउंडिंग का, इन सब का कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर अलग अलग प्रोसेस जो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोक्वरिक, एडियाबैटिक, ये सब जो भी प्रोसेस थे उनके ऊपर हम लोग इस एंट्रोपी का, डेल्टा एस का कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स।